दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल में। आज हम आपका पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, परमाणु संरचना, आधुनिक परमाणु संरचना। इससे पहले हमने केवल परमाणु संरचना आपका चैप्टर 1 केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, और वीडियो देख लीजिए। पूरा आपका जितना केमिस्ट्री है पूरा कवर करवाया जाएगा, और एक एक वीडियो बनेगा पूरे चैप्टर को लेकर। वीडियो बड़ी होगी, लंबी होगी, तो शांति से बैठ जाइए और पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वादा करिए, वादा करता हूं आपसे कि पूरा आप समझ के जाएंगे एक एक। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा आधुनिक परमाणु संरचना चैप्टर, जिसमें आपका पहला हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो यहाँ आपको 1 नंबर बहुविकल्पीय और सारे जैसे आपका 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, सब कवर कराए जाएंगे, तो बस धैर्य के साथ बैठे रहिए। पहला जो आपका हेडिंग है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिलने डुलने वाला नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द ब्रॉगली वैज्ञानिक थे ने एक विचार प्रस्तुत किया कि गतिशील अतिसूक्ष्म कण है तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। यदि यम द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण विवेग से गतिमान है तो उसमें तरंग दैर्ध्य लेमडा और संवेग p में निम्नलिखित संबंध होगा। वो छोड़िए, देखिए इसके जड़ को समझते हैं क्या है। तो द ब्रॉगली ने सिंपली कहा कि जो गतिशील कण होते हैं, कोई भी गतिशील कण, पृथ्वी चंद्रमा कोई भी ले सकते हैं आप कण के रूप में, अगर उसमें कण है तो वह एक तरंग के गुण को प्रदर्शित करता है, एक तरंग के गुण को प्रदर्शित करता है। ये किसने कहा? द ब्रॉगली ने। और इसी से इन्होंने एक समीकरण बना दिया कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी या एच अपान एम बी। ये समीकरण आपका द ब्रॉगली समीकरण या इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य प्रकृति का समीकरण कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सिंपली आपका द ब्रॉगली ने कहा कि जो गतिशील अतिसूक्ष्म कण है, यानी कि जिसमें गति है, जो कि हिल रहे हैं, उनमें तरंग का गुण पाया जाता है, तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। यही सिंपली कहा और इन्होंने समीकरण दे दिया है कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी या एच अपान एम बी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ इस समीकरण से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ इस समीकरण में यच जो है आपका यच ये नियतांक है, ये आपका नियतांक है। और इस समीकरण को द ब्रॉगली समीकरण तथा लेमडा को द ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य करते हैं। ये लेमडा जो आपका आया है ये द ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। इससे एक सवाल बनता है दोस्तों, आप लगाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको अगली वीडियो में इसको बताएंगे। केवल यही सवाल से जो उस चैप्टर के हैं वो बताए जाएंगे। तो देखिए यहाँ एक सवाल में क्या कह रहा है कि 2.00 इंटू 10⁸ के वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना करना है आपको। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और आपका प्लांक नियतांक यानी कि एच का मान आपका दिया हुआ है 6.6260 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। और इसका जो आंसर आया है आपको दोस्तों, यहाँ भी ये भी बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आप लगाने का कोशिश कीजिएगा। ये आंसर लिख लीजिए साइड में कि 3.63 गुणे 10 के घाते -12 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया है। ये दोस्तों लिख लीजिए, आप लगाने का कोशिश कीजिएगा। इसके आगे जो आपका देखते हैं ये इंपॉर्टेंट था, आपको 3 नंबर में 1 नंबर में इससे बहुत क्वेश्चन उठा सकते हैं। एज एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूछ लिया जाएगा कि 1 नंबर में आपका कि बताइए जो लेमडा द ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य बताइए, तरंग दैर्ध्य क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लिखेंगे लेमडा। अगर पूछ लिया जाएगा जो द ब्रॉगली है इनका समीकरण बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, ये समीकरण लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी। या फिर पूछ लिया जाए द ब्रॉगली का 2-3 नंबर में कि द ब्रॉगली जो है इनका तरंग दैर्ध्य की प्रकृति के आधार पर क्या नियम है, या फिर इसको परिभाषित कीजिए। तो आप द ब्रॉगली ने विचार प्रस्तुत किया। आप अपने माइंड में अगर इसको सेट करते हैं कि किस तरीके से ये था, इसका एग्जैक्ट तो आप जैसे किताब में लिखा है वैसे याद करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप इसे अपने खुद के भाषा में जब समझेंगे तब इसको आसानी से आप समझ पाएंगे। द इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या थी, अगर तुरंत करेंगे तरंग प्रकृति, हाँ तो सर जी ने कहा था क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अगर गतिशील हैं तो ये इनमें तरंग का गुण होता है, यही समीकरण। और इन्होंने समीकरण दे दिया कि अगर द्रव्यमान है भाई तो उसमें यम होगा, एम माने मास होगा, और उसमें वेग होगा कुछ, तो बी से प्रदर्शित कर दिया। और इन्होंने जो इनका तरंग दैर्ध्य था किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्होंने बता दिया कि भाई लेमडा है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी, जहाँ एच नियतांक है, आप पूरा लिख ले जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम, ये जो हाइजेन वर्ग है, अगला आपका हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। ये एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हाइजेन वर्ग। इन्होंने अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा, देखिए क्या कह रहे हैं कि हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार
किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। इन्होंने क्या कहा कि जो गतिशील, अगर कोई गतिशील कण है, इसमें इसकी स्थिति और वेग, स्थिति यानी कि इसका पोजीशन कहाँ है ये, और इसके वेग का एक साथ, v का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। बस यही जो सिद्धांत था, यही जो बात थी, ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया। और इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा इसे गणितीय रूप में अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो इन्होंने कहा अनिश्चितता के सिद्धांत को गणितीय समीकरण में इस तरह से व्यक्त करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था। अगर आपसे 1 नंबर में पूछा तो आप ये समीकरण लिखेंगे, आपका 2-3 नंबर में है तो आप ये पूरा लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। ठीक, क्या इनका है, डेल्टा पी संवेग डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4π। इन्होंने यही समीकरण आपको दिया, ध्यान में रखना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं क्या, इन्होंने कहा कि गतिशील अतिसूक्ष्म कण है जो ये, इनमें जो कण की स्थिति, पोजीशन और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि एक साथ दोनों का क्या है। तो यही जो सिद्धांत था या निश्चितता का, यही सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। और इसका जो समीकरण है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और इन्होंने क्या कहा इस समीकरण के बारे में कि जो गतिशील किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण के वेग की अनिश्चितता डेल्टा पी से लिख रहे हैं आप, संवेग इसे भी लिखते हैं, और स्थिति अनिश्चितता x, स्थिति की अनिश्चितता को आप किससे लिखेंगे, x से। आप पोजीशन को दर्शा रहे हैं, और का गुणनफल या तो h/4π होता है या उसके बराबर हो या उससे अधिक होता है। इन्होंने यही कहा बेसिकली। यहाँ क्या होता है, जो समीकरण आपका लिखा होता है यहाँ उसका स्पष्टीकरण किया जाता है थ्योरी के माध्यम से, बस यही रहता है। इसके आगे आप देखते हैं एक सवाल आपका है, इस पे भी सवाल है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में इतना न्यूटन मीटर, आपका 0.01 न्यूटन मीटर अनिश्चितता के, उससे वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। अनिश्चितता इसमें है और इसके वेग में गणना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन आपका दिया हुआ है, यह आपका दिया हुआ है कितना है, 6.63 गुणे 10 के घाते -34 जूल सेकंड, ये आपको दिया गया है। तो आप लगाने का ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इसे, ताकि उन्हें भी पूरा चैप्टर कवर मिले। लॉकडाउन में वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तब भी उनका पूरा कवर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो है कि परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक। परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका है, और सारे आपको इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है और धैर्य मन से, आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब अगर आपका मन है तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और मोबाइल से जब आप देख रहे हैं इसे तो ज़्यादा दूरी मेंटेन मत कीजिए। आप अगर ज़्यादा दूर से देख रहे हैं तो आपका दिमाग, कहते हैं ना, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो चीज़ें नहीं समझ में आती है मेरे हिसाब से। तो अपने हिसाब से कवर कीजिएगा इसे। आप देखते हैं आगे आपका परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक क्या होते हैं। ये जो आपका परमाणु ऑर्बिटल, यही कक्षक जो आपका पूछ रहा है, यही कक्षक ये क्या होते हैं हम देखेंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर द ब्रोगली ने जिसे दिया था, तरंग प्रकृति के आधार पर, तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया, द ब्रोगली ने। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधार पर परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएं नहीं है। इन्होंने कहा कि जो नाभिक है इसके चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएं नहीं, कैसे से बना हुआ है, स्पष्ट नहीं है। तो क्या है आगे देखते हैं। परंतु परमाणु नाभिक के चारों ओर आकाश के विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के तीव्र क्षेत्र हैं, इन्हें जिनमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, इन्हें ही परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। देखिए इन्होंने सीधा क्या कहा कि जो तरंग प्रकृति के आधार पर, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति, इसके आधार पर वैज्ञानिक ने क्या कहा, द ब्रोगली ने, इनकी जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्तीय कक्षाएं नहीं है तो बहुत तमाम वृत्तीय कक्षाएं इसमें है, लेकिन इन कक्षाओं में, सारे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं। कुछ निश्चित कक्षाएं ही हैं, जैसे कि आपका अष्टक नियम का पालन करते हुए कुछ ही ऐसी कक्षाएं हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और यही जो कक्षाएं हैं यही ऑर्बिटल कहलाती हैं, यही कक्षक कहलाती हैं। तो आई होप ये आपको कक्षक आसानी से समझ में आएगा। और ये आपका पॉइंट तीनों लिखेंगे आप, विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास। आकार आपका और आकृति और दिशा विन्यास के त्रिविम क्षेत्र होते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आपका दिया हुआ है पॉइंट के रूप में, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और आपका आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक परमाणु कक्षक 3 पूर्णांकों अर्थात 3 क्वांटम संख्याओं n द्वारा निर्दिष्ट किया जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, क्वांटम संख्याएं आपका इंपॉर्टेंट है। n क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, यल दिगंशी क्वांटम संख्या, और यम आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये आगे पढ़ेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चलिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आपका अगला एक और है
पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है कि आकृति की दृष्टि से परमाणु कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे आगे आकृति की दृष्टि से यहाँ दिखाया गया है आपका 4 प्रकार के होते हैं, यस पी डी एफ। यस का कोई आकृति पूछ ली कि बताइए यस कक्षक जो होता है ये किस प्रकार का होता है, तो आप लिखेंगे गोलाकार, ये आपका गोलाकार। और पी आपसे कक्षक पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, डमरू के आकार का। यहाँ इस तरीके से आप डमरू के आकार का बताएंगे। और डी आपसे पूछ लिया कोई डी कैसा होता है तो आप क्या लिखेंगे, 2 डमरू। ये 2 डमरू आपस में मिलते हैं तो आपका डी कक्षक बनता है। और यफ आप यहाँ 2D पे आप नहीं दर्शा सकते इसको, ये 2D आपका डायमेंशन, आप कोई भी कापी वापी लेते हैं तो आपका 2D रहता है, इसे 3D में बनाया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे आगे पीछे, यानी मतलब आगे भी रहेगा आपका और पीछे भी रहेगा, तो ये नहीं बन पाता है, इसलिए जटिल नो फिगर यहाँ लिखते हैं कि आपका नहीं बन सकता है बुक में। तो आप केवल जटिल लिखेंगे तो आपका सही रहेगा। इसके आगे आप देखते हैं कि कोस क्या होता है। कक्षक आगे आप कोस लिखेंगे, कॉस क्या होता है, कोस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल। तो समान मुख क्वांटम संख्या n, समान मुख क्वांटम संख्या भी, आप क्वांटम संख्या के बारे में घबराइए मत, आगे आपको पढ़ाएंगे कि क्वांटम संख्या क्या होता है, विस्तार रूप से जानेंगे। तो क्वांटम संख्या, समान मुख क्वांटम संख्या n के परमाणु ऑर्बिटलों के समूह को कोस कहते हैं। समान मुख क्वांटम संख्या के परमाणु ऑर्बिटल, परमाणु में जो ऑर्बिटल होते हैं, छोटे छोटे कक्षक होते हैं, इन्हें कोस कहते हैं। तो परमाणु ऑर्बिटलों की मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना होता है, आपसे पूछ रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कितना होता है। n इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक आप लिखेंगे। परमाणु में किसी ऑर्बिटल का कोस उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n के मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी कक्षक का आप ऑर्बिटल यानी कि कोस को दर्शाएंगे तो उसके मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसके आगे देखते हैं कोस। कोस में क्या होता है, उपकोस। तो आप यही पढ़ेंगे कि समान मुख्य क्वांटम संख्या, समान मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिगंशी क्वांटम संख्याओं के परमाणु ऑर्बिटल जो होते हैं वो उपकोष कहलाते हैं। समान मुख्य क्वांटम संख्या तथा दिगंशी क्वांटम संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो आपका जो समूह बनता है उसे उपकोष कहते हैं। अगर आप घबराइए मत कि ये कहाँ से आ रहा है समान मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, धैर्य रखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख के जा रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये देखिए, अगर समान मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है तो आपका कोस, और मुख्य क्वांटम संख्या प्लस दिगंशी क्वांटम संख्या आपका आ रहा है तो आपका उपकोष है। इसके आगे देखते हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या यल जिसे प्रदर्शित करते हैं का मान SPDF अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपकोष को किन अक्षरों द्वारा और प्रदर्शित किया जाता है, SPDF, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे देखते हैं कुछ और दिगंशी क्वांटम संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि आपका उपकोष से संबंधित सब सेल से। तो दिगंशी क्वांटम संख्याओं का मान यहाँ देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या का मान यानी कि कोस का मान आप n से किससे लिख देते हैं, 1 2 3, यहाँ आगे क्या बढ़ जाएगा, 0 इन्फिनिटी तक। तो यही है आपका यल का मान। देखिए SPDF का प्रतीक क्या होता है, यल। SPDF के अगर लिखा हुआ तो आप यल भी लिख सकते हैं, उसका प्रतीक अक्षर है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ जो 3p कक्षक, 3p कक्षक तीसरे उपकोष के p उपकोष का कक्षक है। 3p उपकोष आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा ये PDF क्या होता है। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो 3p जो कक्षक होता है ये तीसरे उपकोष के तीसरा आपका n बराबर 3 है तो तीसरा उपकोष आ गया, यही बस है। इसके बाद आपका अगला है कि आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है। करंट एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल को बनाने वाले कौन है, श्रोडिंजर। श्रोडिंजर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार यहाँ दिए गए हैं कुछ, आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला जो आपका है इसमें कि परमाणु 2 भागों से निर्मित हैं। कौन से भाग, धनावेश नाभिक और नाभिक के बाहर त्रिविम आकार जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। इससे पहले हमने परमाणु मॉडल पढ़ा, आपका पुराना परमाणु मॉडल, जिसमें हमने आपको पूरा बताया हुआ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो आपका इसी में प्रश्न है कि परमाणु, दूसरे पॉइंट है इसमें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न आकार आकृति दिशा विन्यास के त्रिविम क्षेत्र रहते हैं, परमाणु इसमें विस्तृत रहते हैं, वितरित रहते हैं। तो ये आपका पॉइंट था, इसी से लिया गया है, जो कि आपने पिछले हेडिंग में पढ़ा कि परमाणु ऑर्बिटल कक्षक, इसी से ये दूसरा लिया गया। तीसरा जो आपका है कि समान मुख्य क्वांटम संख्या के परमाणु ऑर्बिटलों से निर्मित ऊर्जा के समान ऊर्जा के कोष बनते हैं। समान मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के परमाणु ऑर्बिटलों को उपकोष बनते हैं, परमाणु ऑर्बिटलों से उपकोष बनते हैं। तो यही आपका था कि समान मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्याओं को जब मिलाते हैं तो आपका उपकोष बनता है, कक्षक बनता है। यही बेसिकली तीसरा पॉइंट था जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, कोष उपकोष यही लिख रहे हैं और पहले आपका कक्षक दे रहे हैं, यही इन्होंने श्रोडिंजर ने कहा। अब आगे देखते हैं, आगे आपका इंपॉर्टेंट आ रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। देखिए आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, ये इंपॉर्टेंट आपका है, कोई भी सेट उठा लीजिए, ये आपका पूछा जाता है।
तो इसमें जो आपका है क्या कह रहा है कि क्वांटम संख्या क्या है, तो पहले जान लीजिए क्वांटम संख्या क्या है। जिन संख्याओं द्वारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं द्वारा, जिन नंबर्स द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, उनके पोजीशन का डिफाइन किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। या एक और एग्जांपल, आप एक और इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को डिनोट किया जाता है, तो उन संख्याओं को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। पहला जो आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा आपका दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या और आपका चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। करके देखते हैं आपका पहला जो है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शात करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसमें यन के मान पर निर्भर करती है और यन का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं पूर्ण कहलाती हैं। तो इसमें केवल 0 को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं सभी मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत आती हैं और मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यह आपको ध्यान रखना, यन का मान 0 को छोड़कर सारी पूर्ण संख्याएं आप लिख सकते हैं। देखिए यन का मान इलेक्ट्रॉन कोष के आकार को निर्धारित करता है। ये आकार, आकृति और दिशा विन्यास के तहत, तो केवल जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है ये केवल आकार को बताता है। इसके आगे आपका जो दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या आपका क्या है, एजुमिलेथिक क्वांटम नंबर। तो दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यानी कि उपकोष को प्रदर्शित करता है। ये दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर को। ये मुख्य ऊर्जा स्तर को मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यानी कि उपकोष को प्रदर्शित करता है। बेसिकली यही है, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। और आगे देख लेते हैं इसका कि लिखा गया है भी है कि यल के मान यन के मान पर निर्भर करते हैं। देखिए यल में पूरा यन है, यल है आपका कितना है 0 से लेकर, और ये 0 से लेकर पूरा जितनी होती हैं पूर्ण संख्याएं समझ लीजिए, पूरा आपका दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो इसमें आपका यन का मान सीमित है कि नहीं, है कि नहीं, इसमें पूरा यन का मान है ना। तो 0 भी इसमें है और एक्स्ट्रा ये सारी संख्या यानी कि यन का मान भी पूरा यल में आ जा रहा। तो यन के मान यल के मान यन पर निर्भर करते हैं। और इन यन के लिए यल के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। जैसे कि आपका n बराबर 1 तो यल बराबर 0, तो n बराबर 4, आपका यल बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो यही आपको ध्यान रखना। इसके बाद आगे आप देखेंगे किसी यल के लिए यन के मानों की कुल संख्या यन के बराबर होती है। यल का मान उपकोष के ऑर्बिटल आकृति निर्धारित करता है। वो आकाश, आकृति और दिशा विन्यास के क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप परिभाषा भी लिखना चाहते हैं क्वांटम संख्या का तो आप लिख सकते हैं जिन संख्याओं द्वारा मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है, उन्हें भी क्वांटम संख्या कहते हैं। या आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं द्वारा आकार, आकृति और दिशा विन्यास के क्षेत्र को बताए जा सकते हैं, निर्धारित किया जा सकता है, उन संख्याओं को भी क्वांटम संख्या कहते हैं। इतना परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, यह क्या होता है, यह उप ऊर्जा स्तर के उपकोषों को प्रदर्शित करता है। वहां जो आपने पढ़ा दिगंशी क्वांटम संख्या में यह क्या था कि उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, केवल उप ऊर्जा स्तर को। यहाँ क्या कह रहा है कि उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों को प्रदर्शित करता है, उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यम के मान यल के मान पर निर्भर करते हैं। यम का जो मान होता है, यानी इसे यम से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। इसी यल के लिए यम के मान प्लस से लेकर -0 सहित होते हैं। जैसे कि आपका ये था कि जो यन का मान था ये क्या था 1 2 इन्फिनिटिव तक, और यल का मान क्या था 0 1 2 इन्फिनिटिव तक। और ये जो यम का मान है ये क्या है पता है आपको, 0 इधर यन का सारा मान और यल का मान और प्लस जितनी माइनस वाली संख्याएं हैं ये भी आपका यम में सीमित है। यानी कि यही आप लिखेंगे। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो प्लस और माइनस की सारी संख्याएं 0 लेकर 0 सहित ये सारी यम है, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। किसी यल के लिए यम के मानों की कुल संख्या 2l + 1 होती है।
किसी यल के लिए यम के कुल मानों की संख्या 2l+1 आप जोड़ेंगे तो यल का मान निकल जाएगा, यम का मान निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं आपका कि किस तरीके से आपका ये था। तो n बराबर 0, यल बराबर 0, तो यल बराबर आपका क्या लिखेंगे 1, और यम बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर यल बराबर 1 है तो प्लस माइनस के साथ यम 0 सहित। यल आपका 1 है और तो यन आपका कितना हो जाएगा, यल में यन सीमित है तो आपका यल बराबर कितना हो जाएगा -1 +1 और उसके बाद आपका 0 सहित -1, क्योंकि यम का मान -1 के साथ होता है। और यल बराबर 2 तो यन बराबर -2 +2 और 0 सहित। ध्यान में आ रहा है आपको पूरा समझ में? अगर आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो पूरा चैप्टर आपको नोट्स सहित प्रोवाइड कराना बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए और बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी उत्साह मिले। अगला जो आपका है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करता है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाओं को, घुमाव अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाएं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं और दक्षिणावर्त यानी कि आपका नॉन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपका वो इससे प्रदर्शित करते हैं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जहां आपका किसी यम के लिए यस के 2 मान हो सकते हैं। अगर आपका यस यम के लिए यम का मान लीजिए 1 है तो यस का मान कितना हो सकता है आपका 1 प्लस के साथ 1/2 और प्लस माइनस 1/2 आप यहाँ लिख सकते हैं। यस के लिए 2 मान हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, बस आधा होना चाहिए उसका। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप भरेंगे। अभी आप पाउली का अपवर्जन पढ़ेंगे, हुंड का नियम पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करते हैं। इसमें आपका 2 स्पिन अवस्थाएं होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दक्षिणावर्त। अब देखिए इसके आगे देखते हैं हम पाउली का अपवर्जन नियम। जो आपका है कि पाउली का अपवर्जन नियम 1946 में ये नियम प्रतिपादित हुआ। कोई पूछ सकता है तो आप बता भी लेंगे। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए पाउली ने क्या कहा अपने अपवर्जन नियम में, ये इंपॉर्टेंट आपका है कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। पाउली का अपवर्जन के नियम के बारे में बताइए, कोई सेट आप उठा के देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका पहला है कि इसका परिभाषा जब आप लिखेंगे तो क्या होगा कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते हैं। यदि किन्हीं 2 क्वांटम संख्याओं के मान 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यानी बराबर भी हो सकते हैं तो यम का मान एक समान नहीं होगा। अगर यम का मान बराबर हो जाता तो यस का मान बराबर नहीं हो सकता, उसमें भिन्नता पाई जाएगी। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है n बराबर 2, यल बराबर 1, तो यम बराबर आपका कितना हो जाएगा +-1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ यस का मान आपका अलग हो जाएगा। तो पाउली ने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर मान लीजिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम संख्या के मान बराबर भी हो सकते हैं तो चौथे क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। आशा करते हैं छोटा था आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका हुंड का नियम, हुंड्स प्रिंसिपल 1927 में ये नियम लाया गया। तो हुंड ने क्या कहा, हुंड साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के कक्षकों अयुग्मित, अनपेयर, अयुग्मित को अंग्रेजी में अनपेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्पिन अवस्था समदिश होते हैं। देखिए थोड़ा लिखा हुआ है कठिन में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सीधा बता दूं आपको कि हुंड साहब कहना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 2 यहाँ पर आपका ऑर्बिटल है, कक्षक दिया हुआ है और यहाँ पहले में यस है आपका ये और ये पी है। यस में आपका 1 रहता है, 1 कक्षक, और आप पी में 3 रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब तक, जैसे मान लीजिए यहाँ भरा हुआ है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे रहते हैं और आपका यहाँ 1 और 1, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब तक पूरा कक्षक या तो पूर्ण भरित हो या तो अर्ध भरित हो, इसमें ये नहीं होगा कि एक तो अर्ध पूरा पूर्ण भरित है और ये पूरा खाली है। इन्होंने कहा कि जब तक धीरे धीरे जितने इलेक्ट्रॉन हैं इनको पूरा भर दीजिए, तभी ये सही माना जाएगा, तभी ये पूर्ण होंगे, अपने आप में संतुष्ट होंगे। तो ये यहाँ पूर्ण भरित है, यहाँ खाली है, तो इन्होंने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाइए और इसमें डाल दीजिए। यही हुंड का नियम है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन था,
ये कक्षक यहाँ भरा गया, फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन था तो इस तरीके से भरेंगे आप, एक एक करके भरेंगे। ये कि नहीं ये 2 है तो एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं, आप क्या करेंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डालेंगे। शुरू से पहले ये आपका बना, यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, मान लीजिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो आप किस तरीके से भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक और बढ़ा इसमें भर दिया, ये पूर्ण भरित हो गया, दोनों अर्धभरित। तो कह रहे हैं कि अर्धभरित या पूर्ण भरित हो चलेगा, लेकिन ये अस्थायी ना हो, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन भरने को दिया, ये दोनों में भर दिया, इसमें भरा ही नहीं, खाली है, तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉनों को भरना है आपको। इसके आगे देखते हैं, यहाँ आपका है कि तीसरा जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इस तरीके से भरेंगे, 4 भरना है इस तरीके से, 5 इस तरीके से, 6 इस तरीके से। तो आशा करते हैं हुंड का नियम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपका यहाँ है एक सवाल है, आपको लगाना है कि 2p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है, आपको याद करना है 2p6। तो इसके लिए आप लगाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो क्वांटम संख्याओं के सवाल भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे हमें तो। अब देखिए आगे चलते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम आपका खत्म, हुंड का अपवर्जन नियम खत्म, इसके आप-बाऊ का नियम चलते हैं। आप-बाऊ ने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक यूनिट बढ़ाकर न्यूनतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से एक इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु के किसी एक बह इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है, इन्होंने ये कहा। सिंपली कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि ये जो कक्षक हैं, ऑर्बिटल हैं बने हुए हैं, इसमें पहले छोटा कम ऊर्जा वाला, उससे बड़ा ऊर्जा वाला, उससे बड़ा ऊर्जा वाला, उससे बड़ा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को डाला जाए तो बेहतर होगा। आप-बाऊ ने ये कहा कि न्यूनतम ऊर्जा से लेकर अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो आपका सही होगा, अच्छा होगा, ये आप-बाऊ जी ने कहा। इसमें यहाँ पर दिखाया गया आपका कि SPDF किस तरीके से लिखते हैं, आपका लिखा जाए 1s, तो यहाँ 1s देखिए ये बना दिया, ये बना दिया, ये आपका इस तरीके से आप लिखेंगे। आप SPDF आपका पीछे आ रहा था 2p6 से 3s2, तो आप समझ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ आप समझेंगे कि किस तरीके से आपका लिखा गया। तो पहले आपके 4 कक्षक होते हैं, लिख दिया आपने SPDF, तो इसको किस तरीके से आप शुरू से लिखेंगे, आपका तो पहले आपने पढ़ा होगा कि 10 में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 2 संयोजकता, 3 संयोजकता, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतने कक्षक हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन है इसके लिए आप किससे प्रदर्शित करेंगे, किसको SPDF से आपको दर्शाना हो, आप-बाऊ के नियम से दर्शाना हो, तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो नाइट्रोजन का पहले जानिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, और 1n बराबर 1n, तो आप किस तरीके से लिखेंगे 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका 1s2, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 2s, यहाँ आपका 2 है तो 2s2, 2p6, तो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4, और आपका ये कितना हो गया 8, आपको भरना 7, तो 2p5। तो जो आपका नाइट्रोजन है परमाणु, इसका आपको लिखना होगा इस तरीके से परमाणु के रूप में, तो आप किस तरीके से लिखेंगे नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप ये लिखते हैं 7। अब इस तरीके से आपको लिखना है, तो पहले आपका 1s, फिर उसके बाद आप 2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये जा रहा है आपका यहीं, तो आप क्या लिखेंगे 1s2, और उसके बाद आपका 2s2, तो 2 2 4 हो गए, और आपको कितना लिखना है 7 बनाना है, तो 2 2 4 हो गए, और 3 आपको लिखना है, तो यानी कि 2p3, ये आपका नाइट्रोजन का हो गया। जान लीजिए कि यस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, और आपका पी के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, डी के साथ 10, और एफ के साथ 18 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे अधिकतम। 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो इन्होंने आप-बाऊ ने ये कहा। इसके आगे देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कुल संख्या बराबर होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो जिन आयन क्या होते हैं, आयनिक जो यौगिक पूछ लीजिए, मान लीजिए आपसे बता दें कि लिथियम ने कोई तत्व का आयनिक बताइए, तो Li क्या प्लस माइनस के रूप में यही आयनित होते हैं जी। तो यही आपको ध्यान में देना है कि जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन का कुल नंबर बराबर होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कुल जो संख्या होती है ये बराबर होती है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। जो आयन अगर होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक, इनमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। Na प्लस Na का संयुक्त अगर आप ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन तो आपका 11 होता, लेकिन ये आयनिक कर दिया, प्लस के रूप में कर दिया तो 10 हो गया। Mg का 12 होता, 2 प्लस कर दिया तो आपका 12 से कितना हो गया, 2 घटा तो 10 आपका बचा। यहाँ दिखाए गए हैं आपका Na प्लस का अगर आप लिखते हैं तो Na अगर देखिए यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अगर आप लिखते हैं आगे इस तरीके से तो Na प्लस का आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से बताएंगे। तो देखिए मान लीजिए Na का आप प्लस नहीं ले रहे हैं, ये प्लस नहीं ले रहे हैं, Na का बता रहे हैं तो आपको 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आपका हो जाता, क्योंकि देखिए यहाँ 11 इसका होता है तो 6 2 8 तो 10 1 11, लेकिन यहाँ प्लस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया तो ये कक्षक आएगा ही नहीं आपका। ये यहाँ जैसे दर्शाए गए हैं आपके सारे, और सारे के समान है ये, क्योंकि इसमें सारे में 10 10 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये था आपका। इसके बाद आगे देखते हैं, दो हेडिंग आपके और बचे हुए हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। ये इसके बाद आपका जो आधुनिक परमाणु संरचना है ये भी खत्म। इसके आगे हम पढ़ेंगे मोल की अवधारणा, मोलों की अवधारणा और उनके अनुप्रयोग। तो इससे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जिन पदार्थों में केवल एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा प्रतिकर्षण होते हैं, थोड़ा हिल जाते हैं, इधर उधर डुल जाते हैं, इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Na प्लस, Na का प्लस का आप लिखे हुए हैं Mg+2। तो जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित मतलब जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, अपने स्थान से हिलते डुलते हैं, इन्हें ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय में देख लेते हैं कि जिन पदार्थों में केवल एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र में रखने द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो प्रतिकर्षित नहीं होते हैं। जैसे कि आपका Mn2, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसमें कुछ दूसरा होगा। तो ये था आपका चुंबकीय और अनुचुंबकीय। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो प्लीज जाइए पहले उसे देखिए। इसके बाद चैप्टर 3 आपका मोलों की अवधारणा और उनके प्रयोग इंपॉर्टेंट आपका है, इसमें से सवाल बहुत उठाए जाते हैं। और जो यहाँ आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं कि आप-बाउ नियम इंपॉर्टेंट आपका है, पाउली का अपवर्जन नियम आपका इंपॉर्टेंट है, हुंड का नियम इंपॉर्टेंट है, और क्वांटम संख्या। और आपने जो शुरू में पढ़ा है कि कक्षक एक है, कक्षक भी आपका इंपॉर्टेंट है, और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट थे आपके। और ये भी याद कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति यानी कि जो द ब्रोगली ने समीकरण दिया था, ये क्या था याद है आपको, तुरंत कमेंट कीजिए। क्या था, डेल्टा बराबर आपका डेल्टा बराबर क्या होता है, H/P, या फिर आप लिख सकते हैं H/mb। तो ये था दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी लॉकडाउन में नोट्स नहीं बना पाए हैं और नहीं समझ पाए हैं चैप्टर को 11th में, अगर 11th से आप 12th में बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको मैच करता हुआ मिलेगा, तो अगर आप 11 छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद।